वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़ा था नेग्लिजेंस का। आई होप यू आर थ्रू विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ नेग्लिजेंस। और लास्ट में हमने केस लॉ देखा था डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन का, जिसमें वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी and the breach of such legal duty which causes any damage or injury to the plaintiff। इस वाले केस से हमने समझा था कि कैसे एक तरह से लीगल ड्यूटी का एग्जिस्टेंस होने के बाद अगर मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच हो जाता है और किसी प्लेंटिफ को इंजरी या डैमेज हो जाता है तो फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ता है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को। इस वाले केस में लेट्स डू अ क्विक रिकैप। इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज मिसेस डोनॉग जो अपने फ्रेंड के साथ विजिट करती हैं बियर शॉप को, और यहां पर ये लोग बियर बॉटल लेते हैं और साथ ही में बॉटल का जो नेचर होता है वो ओपेक होता है, मतलब पॉसिबल नहीं है कि अंदर के कंटेंट्स को देखा जा सके। बॉटल के अंदर क्या मौजूद है, क्या कंटेंट्स हैं, ये देखना पॉसिबल नहीं होता है शॉपकीपर के लिए, ना ही कंज्यूमर्स के लिए, except the manufacturer who manufactured that particular bottle। तो ये दोनों बॉटल लेते हैं शॉपकीपर से। बॉटल ओपेक इन नेचर है। जब ये कंज्यूम करते हैं दोनों फ्रेंड्स, पार्टी चल रही है लिटिल लिटिल। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब लास्ट पैक बनाया गया मिसेस डोनॉग के लिए तो उसमें इन्होंने देखा कि ग्लास में एक हाफ डिकम्पोज्ड स्नेल है, एक मरा हुआ कीड़ा उनको अपने ड्रिंक में दिखता है, जिसके कारण नाउ शी इज सीरियसली इल। इंजरी हो गई है, डैमेज हो गया है मिसेस डोनॉग को। अब ये इंटरेस्टिंग कहां से बना कि इन्होंने डायरेक्टली सूट फाइल कर दिया है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, and manufacturer is saying that I am not liable because there is no as such contractual obligation of mine towards the Mrs. Donog। इन्होंने डायरेक्टली शॉपकीपर से परचेज किया है तो यहां पर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है। लाइबिलिटी बनेगी तो वो शॉपकीपर की बनना चाहिए। लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है बेटा, व्हाट कंसेप्ट है, यहां पर शॉपकीपर के पास स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन नहीं है। मतलब बीच में प्रोडक्ट को एग्जामिन करने का स्कोप शॉपकीपर के पास नहीं है। जैसा बॉटल आएगा वो वैसा ही तो बेचेगा। तो यहां पर शॉपकीपर का कोई नेग्लिजेंस हम यहां पर हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो शॉपकीपर की तो कोई लाइबिलिटी ऐसा यहां पर नहीं बन रही है ड्यू टू द lack of scope of intermediate examination। तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा बेटा कि मैन्युफैक्चरर owes a duty of care towards its ultimate consumer। आप भले ही दिल्ली में बैठ करके बॉटल मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं और वो बॉटल जो है वो ओपेक इन नेचर है, मतलब उसके अंदर के कंटेंट नहीं देखे जा सकते हैं। कोई गांव देहात का व्यक्ति भी अगर वो बॉटल गांव से खरीद करके आपके प्रोडक्ट की पी रहा है और बीमार होता है, आपकी लाइबिलिटी बनेगी। ये कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, शॉपकीपर से बॉटल लिए तो शॉपकीपर की लाइबिलिटी होगी। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो इस वाले केस में स्टीवेंसन जो मैन्युफैक्चरर था वाज हेल्ड लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू डोनॉग। लेकिन ये आपको एग्जाम में किस रूप में आ सकता है, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरी बेकरी शॉप है, आप मेरे पास आते हैं कि सर एक ब्रेड का पैकेट आप दे दीजिए, ये रहा अमाउंट। मैं कहा ठीक है, पैसे दे दो, सामान ले लो, कोई लोड नहीं है इस बात में।
आप पैसे पे करते हैं, मैं आपको ब्रेड दे देता हूं, आप घर जाकर के ब्रेड कंज्यूम करते हैं, आपको थोड़ा यू फील इल एट ईज, आपको टेस्ट कुछ अच्छा नहीं आता है, आप देखते हैं पैकेट के ऊपर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, आप देखते हैं कि ये तो 6 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है, आप वापस मेरे पास आते हैं। और ध्यान रहे यहां पे लीगल प्रिंसिपल आपको है कैविएट एम्प्टर का नहीं है, लेट द बायर बी अवेयर। इसको हम नेग्लिजेंस के कंसेप्ट से ही समझ रहे हैं, स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। यहां पर क्या मेरे ऊपर सूट फाइल हो सकता है नेग्लिजेंस का? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि यहां पे स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मेरे पास है। मुझे ब्रेड की एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए ब्रेड खोलने की जरूरत नहीं है, पैकेजिंग को खोलने की जरूरत नहीं है, पैकेट के ऊपर ही लिखा होता है। और बीइंग अ सेलर, अगर मैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच रहा हूं अपने कंज्यूमर को, आई कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन करके आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। कंसेप्ट क्या है? स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। आई एम पुटिंग 5 stars here. This is the concept. Now let's understand 3 principle for judicial reasoning, 3 legal principle जो कि आपको पैसेज के फॉर्म में भी आ सकते हैं। I hope you understood the concept of negligence, the definition of negligence, the landmark case of Donogh versus Stevenson, the concept of scope of intermediate examination. Now I want you to understand with the help of this case law only कि ओबिटर डिक्टा क्या होता है, रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है और स्टेयर डेसिसिस क्या होता है। इतने भारी भारी वर्ड अगर एग्जाम टाइम में आपको देखने को मिलते हैं तो लोड हो जाएगा बेटा दिमाग में। लोड नहीं लेना है, हमको लाइट लेना है। लाइट हम कब ले पाएंगे? जब ले पाएंगे जब हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए। तो अभी ही समझ लेते हैं बेटा, पहली बार मुलाकात हो इन शब्दों से एग्जाम हॉल में तो नर्वस होने के काफी चांसेस हैं, पहले ही अपन इनको समझ लेते हैं, इनसे मुलाकात कर लेते हैं। हियर इट इज, ओबिटर डिक्टा, रेशियो डेसिडेंडी एंड स्टेयर डेसिसिस। स्टार्टिंग विद द ओबिटर डिक्टा, ध्यान देना बेटा, यहां पे आपको वर्ड आ रहा है ओबी। ओबी से आप समझ लेना ऑब्जर्वेशन मेड बाय कोर्ट। जब ट्रायल चलता है बेटा, जब जजमेंट दिया जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, बहुत सारी बातें कही जाती हैं जज के द्वारा, लेकिन सभी आगे वाले कोर्ट माने ये जरूरी नहीं है। जैसे इस वाले केस में कोर्ट ने क्या कहा होगा, यार मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आपके लोगों का ध्यान रखना चाहिए, आप इस तरह की चीजें ना करें, समाज में गलत असर फैलता है। These things are not as such binding, although they are persuasive in nature, like DPSP, like guidelines, but इनका कोई force of law, force of sanction नहीं होगा बेटा। These are mere observation made by court. Non-binding remarks by court or by judge, दोनों ही एक मतलब है बेटा, दोनों ही टर्म डिफाइंड है। कोर्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ BNS। इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता। स्टेटमेंट मेड बाय जजेस नॉट एसेंशियल टू द डिसीजन। जरूरी नहीं है कि ये जो बात कही जा रही है जज के द्वारा ये पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, तो इनको आगे वाले केसेस को सॉल्व करने के लिए भी माना जाए ये जरूरी नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है बेटा। तो दीज आर नॉट नॉन बाइंडिंग इन नेचर। रेशियो डेसिडेंडी क्या होगा? बाइंडिंग प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बता रहा है? व्हाट वाज द रैशनल, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वर द ग्राउंड्स बिहाइंड प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। किस कारण, वो क्या ऐसी बात थी जिस कारण आपने सामने वाले को पनिश किया, वो लीगल रूल क्या था, इससे हमें लेना देना है बीइंग अ लॉमैन। ये वाली चीज आगे वाले केसेस को सॉल्व करने में फॉलो की जाएगी बेटा। क्या बात कही? बाइंडिंग प्रिंसिपल होगा बेटा ये, द लीगल रूल और रीजन ऑन विच द केस इज डिसाइडेड बाइंडिंग ऑन फ्यूचर कोर्ट्स। जैसे मैन्युफैक्चरर ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर।
This is ratio decidendi. This principle has to be followed. जितने भी सिमिलर केस होंगे फ्यूचर में, उन सभी केसेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा क्योंकि ये एक रूल है जिसे कहते हैं स्टेयर डेसिसिस, कि रेशियो डेसिडेंडी को आगे फ्यूचर केसेस में, फ्यूचर कोर्ट्स में फॉलो किया जाएगा. इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट. अब अगर आपने मेरे पहला और सेकंड लेक्चर ध्यान से देखा है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स 1, लॉ ऑफ टॉर्ट्स 2, तो आप अभी तक समझ गए होंगे. स्टेयर डेसिसिस में पहले भी समझा चुका हूं क्या होता है. इट्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या होता है बेटा? प्रीवियस जजमेंट्स. ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. और प्रीवियस जजमेंट्स बाइंडिंग होंगे आगे वाले केसेस पर. ये कहता है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके भी आ सकता है. स्टार बनाया है मैंने यहां पर. I hope you understood the importance of this particular word and the enabling provision, that is article 141 of the Constitution of India. क्या मतलब होता है स्टेयर डेसिसिस का? टू स्टैंड बाय द थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड, या टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केसेस. अब यहां पर क्या कह दिया है? मैन्युफैक्चरर ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर. ये वाली लाइन को आगे वाले केसेस में सॉल्व करते वक्त इसको कंफर्मिटी में लिया जाएगा. कोर्ट मस्ट फॉलो द प्रीवियस डिसीजन इन सिमिलर केसेस. दैट्स इट. दिस इज ओबिटर डिक्टा, रेशियो डेसिडेंडी एंड स्टेयर डेसिसिस. हम केस लॉ की मदद से तीनों ही समझ चुके हैं ये वाली चीज. जैसे यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम. तीनों में से ये क्या हो जाएगा बेटा? यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम. रेशियो डेसिडेंडी हम इसे कह सकते हैं. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज रेशियो डेसिडेंडी. लेट सबमिशन may harm your responsibility. Late submission may harm your discipline. ये क्या हो गया बेटा? दिस इज ओबिटर डिक्टा. मे वर्ड का यूज है यहां पे. ये आपके डिसिप्लिन को डैमेज कर देगा, आपके डिसिप्लिन को वायलेट कर देगा, यहां पे डिसिप्लिन को हार्म पहुंचा देगा अगर आप सबमिट टाइम पे नहीं करेंगे तो. और ये जो मैंने बात कही है, इट मस्ट बी सबमिटेड ऑन टाइम, ये सारे फ्यूचर क्लासेस के लिए ध्यान में रहना अपने दिमाग में. ये हो गया बेटा स्टेयर डेसिसिस, कि जो रूल मैंने बताया रेशियो डेसिडेंडी में, वो रूल को आगे तक फॉलो करना है. मतलब स्टेयर डेसिसिस और रेशियो डेसिडेंडी दोनों भाई भाई यहां पर दिख रहे हैं हमें. ओबिटर डिक्टा नॉन परसुएसिव, persuasive not binding, ratio decidendi binding, stare decisis binding. I hope you understood the concept of judicial reasoning, the concept of these three legal principles, the difference between stare decisis, obiter dicta and ratio decidendi with the help of one landmark case, Donogh versus Stevenson, and this particular example. फिर से लास्ट हम देख रहे हैं बेटा, obiter dicta is extra observation, moral discussion by judge. It is just a moral discussion by judge, not per se talking about the legality. और moral discussion, moral duty मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं, टॉर्ट में ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है. We talk about the legal duty, we talk about the legal discussion, we do not talk about the moral duty or moral discussion. Understood? Ratio decidendi, legal rule, legal principle on which the case has been decided. For example, duty of care of manufacturer in the case of Donogh versus Stevenson. This is the decided judgment, decided legal rule, ratio decidendi, which should be followed in the future courts. Stare decisis, doctrine of precedent, article 141 of constitution, rule to be followed, court follows, Donogh cases, ratio decidendi in future similar cases. Now I hope you understood. I have laid down the conceptual clarity, I have laid down the foundation of conceptual clarity,
In the next session, we will study certain new topics. इस particular video में, इस lecture में अगर कोई doubt है, you can leave your doubt on the portal as well as in the comment section. I will clear your doubts as soon as possible. Thank you so much. Take care. See you in next lecture.